सबसे पहले हमारे सारे महापुरुषों को, गुरुओं को, संतों को अभिवादन करते हुए धम्मचक्र दिन के मौके पर आयोजित इस एक वैचारिक संगोष्ठी के प्लेनरी सेशन के सम्मानीय अध्यक्ष, को चेयर, को पैनलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी, इस कार्यक्रम के प्रबंधक साथी, आयोजक साथी, को पैनलिस्ट एडवोकेट महमूद पराचा और इस हॉल में उपस्थित सारे साथियों, भाई और बहनों, प्लेनरी सेशन की जो थीम है कि इंडियन डेमोक्रेसी एक डीप खतरे में है, मुश्किल में है। भारत की डेमोक्रेसी के कुछ नए चैलेंजेस है। इस थीम को लेकर ये प्लेनरी सेशन डिवोट किया गया है। अब प्लेनरी सेशन में वाइडर स्कोप में, परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है और इसलिए एक ब्रॉड लेवल की थीम बिल्कुल कम समय में सटीक रूप में मैं आपके सामने रखना पसंद करूंगा। ये सच्चाई है कि भारत के लोकतंत्र को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर आज काफी लोग बड़े चिंतित नजर आते हैं, गहरी चिंता व्यक्त करते हैं, डीप कंसर्न दिखाते हैं। और ये सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे नहीं है, ये तो ग्लोबल लेवल पे भी दिखाई पड़ता है। और ये जब खतरे की घंटियां नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सुनाई देती है तो उसकी कुछ ना कुछ वजह जरूर होगी। और उसी वजह को ध्यान में रखकर मुझे लगता है आयोजकों ने इस सब्जेक्ट को डिसाइड किया होगा कि भारत का लोकतंत्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही है और इसलिए इस सब्जेक्ट के ऊपर डेलिब्रेट करना, डिबेट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्रबंधकों के निमंत्रण के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ता हूं। लोकतंत्र खतरे में तो है, लेकिन इसकी शुरुआत जब की गई थी तब भी कई लोगों ने कहा था कि भारत की लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत नहीं होगी, क्योंकि भारत की जो सोशल मैकेनिज्म है, सोशल स्ट्रक्चर है, वो डेमोक्रेसी को नरिश करने में, फ्लरिश करने में बैकअप नहीं करेगी। इसके बावजूद जो हमारा कॉलोनियल पीरियड का जो एक्सपीरियंस रहा, कॉलोनियल पीरियड का एक्सपीरियंस विद द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंटल मैकेनिज्म, उसके आधार पर जो हमारी फैमिलियरिटी बनी थी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के साथ, फंक्शनिंग के साथ या गवर्निंग प्रोसेस के साथ, इसी के कारण पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया गया। ये वास्तविकता को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वास्तविकता के साथ साथ दूसरा पहलू भी जोड़ना बहुत जरूरी है, और वो एंगल है कि जब 20th सेंचुरी के मिड पीरियड में इंडिया ने एक नई शुरुआत की, तब ग्लोबल लेवल पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का एक नया रूप उभर कर आया था। और वो नया रूप सिर्फ गवर्नेंस लेवल का नहीं था, but that was more committed to the people needs and the aspirations. लोगों के जरूरतों को ध्यान में रखकर एक कल्याणकारी व्यवस्था होने के लिए जो सोसाइटी होमोजेनियस नहीं है खास करके, बल्कि हिट्रोजीनियस है, स्ट्रेटिफाइड है,
ऐसे हेट्रोजेनियस स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक एक इफेक्टिव वे ऑफ गवर्नेंस माना गया था। और इसलिए जितने भी देश मिड 20th पीरियड में आजाद हो गए, नई शुरुआत की, उन्होंने पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क को स्वीकार किया गया। ये भी एक दूसरी सच्चाई को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब ऐसे हालात में जिसका मैंने जिक्र किया, उसके लिए जिनको हम एक मॉडल के लेवल पे देखते हैं, आदर्श को स्वीकार करते हैं, वह है संविधान निर्माता बाबा साहब। और बाबा साहब की इस संदर्भ में एक पुरानी बात हमें याद करनी चाहिए कि इंडियन डेमोक्रेसी इज मियरली टॉप ड्रेसिंग ऑन द अनडेमोक्रेटिक सोशल ऑर्डर। ये बाबा साहब की बात है। आई रिपीट, इंडियन डेमोक्रेसी इज मियरली टॉप ड्रेसिंग ऑन अनडेमोक्रेटिक सोशल ऑर्डर। अब इस तथ्य को जब हम स्वीकारते हैं तो यहां की सोशल मैकेनिज्म, सोशल सिस्टम, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक के लिए सूटेबल नहीं है, ये आपको पता चलता है। इसके बावजूद मैंने जो दो कारण दिए कि बाबा साहब स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर दिस सिस्टम ओनली बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। अब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में न जाता ज्यादा इसमें समय बिताने के बावजूद आपको ये भी याद होगा कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज डिबेटेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो विंस्टन चर्चिल का वो फेमस बयान सबको याद होगा कि इन लोगों के हाथ में पावर मत दीजिए। शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने रास्कल शब्द का प्रयोग किया है। विंस्टन चर्चिल जी ने रो एंड रास्कल्स इस तरह के शब्द प्रयोग भी किया और भविष्यवाणी ये की थी कि इन लोगों के हाथ में ये पावर स्ट्रक्चर चला जाएगा तो इवन एयर विल बी टैक्स, वाटर विल बी टैक्स्ड। यहां तक वो एक हिस्टोरिकल प्रोफेसी उन्होंने की थी। एयर विल नॉट बी फ्री, वाटर विल नॉट बी फ्री, बोथ विल बी टैक्स। ये उनका जो मार्च 1947 का हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर वाला जो स्टेटमेंट है, उसको आज हम गौर करते हैं तो हमें उसमें 50% तो सच्चाई नजर आती है। अब वो 50% जो सच्चाई नजर आती है, इसका मतलब मैं सारे लोगों को रास्कल उनका शब्द एप्लीकेबल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों को रिजर्वेशन देना पड़ता है, इसलिए वो शब्द प्रयोग का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। लेकिन 50% लोगों को तो वो बातें 100% अप्लाई होती है। शायद बाबा साहब को इसका डर था, अंदेशा था। Being a visionary, he was quite sure that this kind of a situation may come. और इसलिए 25 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में उन्होंने आगाह किया था कुछ तथ्यों को लेकर। Yes, we have accepted the parliamentary democracy, but whether we will be able to maintain and sustain it, that's the fundamental question. ये उन्होंने सवाल उठाया था कि पार्लियामेंट्री लोकतंत्र की जो मैकेनिज्म है वो भारत में सफल होगी या नहीं होगी। इसके लिए जो सवाल उठाए गए, इसको एक करेक्टिव मेजर्स के लेवल पर, एक प्रिवेंटिव मेजर्स के लेवल पर कुछ चीज़ों का स्वीकार करना पड़ेगा। ये शर्तें उन्होंने 25 नवंबर 1949 के लेक्चर में, आखिरी स्पीच में उन्होंने संविधान सभा के सामने रखी। ये भी बाबा साहब की चिंता जब हम देखते हैं तो 1950 2023, ये 73 years ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ये जो संविधानिक जर्नी जो रही है, इस संविधानिक जर्नी के पड़ाव पर भारत का लोकतंत्र कितने कसौटियों के ऊपर उतरा है और कहां कहां उसका एक रिवर्स जर्नी, जिसको हम रिट्रो कहते हैं, रिट्रो जर्नी, उसको कहां कहां नजर आती है। ये बात हम अच्छी तरह से समझे
कि इंडियन सोसाइटी कोई होमोजीनियस स्टेट नहीं है, होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है, और इसके परिणाम भी हमें यहाँ देखने को पड़ते हैं। इसीलिए होमोजीनियस स्टेट किसी मैकेनिज्म के अंदर भी आ जाए, ये भी उम्मीद करना थोड़ा बहुत एक चैलेंज था। इसके बावजूद जैसे बहुत से लोगों ने कहा था कि द प्लांट ऑफ डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव इन इंडिया, ये भी कुछ फॉरेन स्कॉलर ने जो भविष्यवाणी की थी, आज हमें उसके ऊपर गौर करना पड़ रहा है। अब गौर करने के पीछे भी कुछ वजह है। वजह इसलिए है कि भारत का लोकतंत्र का जर्नी जो है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पिछले 73 इयर्स का है, इसमें कई सारे अप्स एंड डाउन्स नजर आते हैं। और ये अप्स एंड डाउन्स जब हम देखते हैं तो आज के वक्त में कई सारे एक बड़े लेवल के सवाल हमारे सामने खड़े हैं। अब ये बड़े लेवल के सवाल जब हम देखते तो फिर वो सवाल आ जाता है कि ये डेमोक्रेसी का फेलियर है या फिर और किसका फेलियर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर है या और किसका फेलियर है। ये सवाल हमेशा खड़ा हुआ है और उसके जवाब हमें कई बार, एक बार तो उसको इन अ क्रिस्टल क्लियर मैनर में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायणन ने इसका जवाब दिया था। जब प्रजातंत्र की हम बात करते तो प्रजातंत्र एक सिस्टम है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस आर नोन बाय द मेन हु ऑपरेट दोज इंस्टीट्यूशंस। ये इंस्टीट्यूशंस की पहचान कैसी होती है, उसके एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन से पहचान होती है। लेकिन थ्योरेटिकल फाउंडेशंस आर ऑलमोस्ट वेल सेटल्ड डाउन एवरीवेयर। लगभग सभी देशों में उसका फाउंडेशनल फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई हुआ है, सेटल हो चुका है। फिर भी जो फंक्शनिंग लेवल का डिफरेंस होता है वो दोज पर्सन्स हु वर्क विद दिस इंस्टीट्यूशंस। हमारे भारतीय लोकतंत्र या प्रजातंत्र की जो इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने वाले लेवल का, लोगों का कैलिबर किस लेवल का है, उसको यहाँ परखना बहुत जरूरी होता है। फिर वही विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि दिस पीपल विल बी ऑफ लो कैलिबर, ये भी उनकी एक स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं कि जो भी जिसने भी हैंडल किया लोकतंत्र को, वेदर दे हैड दैट require a degree of capability and maturity to work out the Indian democracy। ये एक बढ़िया सवाल है। अब इसके जवाब कोई हाँ में भी दे सकता है, कोई ना में भी दे सकता है, लेकिन आज के दौर में तो मेजॉरिटी ना की तरफ चली जाएगी बल्कि हाँ की तरफ। अब इसके भी कुछ वजूद है, इसके भी कुछ कारण है। और जब कारण हम देखते हैं तो मैंने जैसे कहा कि लोकतंत्र एक सिस्टम लोगों के साथ इवॉल्व होता है। एक हमें बात समझनी चाहिए कि आपकी संवैधानिक संस्थाएं भी सोसाइटी के साथ इवॉल्व होती है, ये कोई स्टैग्नेंट नहीं होता। इसीलिए तो अमेरिका में ये माना जाता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड दैट डॉक्यूमेंट हैज टू लिव एंड ग्रो विद द अमेरिकन सोसाइटी। ये सारे सोसाइटी को लागू होता है, इंडियन सोसाइटी को भी लागू होता है। अब इंडियन सोसाइटी का एक एंटी डेमोक्रेटिक कल्चर का होना और उसमें डेमोक्रेटिक कल्चर के सीड्स को, एक बी को लगा देना, ये एक रिवॉल्यूशनरी मेथड थी जिसके लिए संविधानकर्ताओं को हमने शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन 1950 से लेकर 2023 का जो जर्नी है, इसमें लोकतंत्र कई बार उभरते और गिरता हुआ नजर आया है। ठीक है, जब आपको नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स या नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस जैसे कदम उठाए गए तो आपको अच्छा लगा था कि दैट वाज इन ट्यून विद द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको अच्छा लग रहा था कि चलो भाई हम सही दिशा में जर्नी कर रहे हैं। लेकिन टुडे, एज ऑन टुडे, when we are moved from the investment to the disinvestment or from the nationalization to denationalization,
हमारे मन में वो सवाल खड़ा होता है कि हमारा वो फैसला सही था कि आज का फैसला सही है। और जब ये दोनों फैसले की तरफ देखते हैं तो फिर रूलिंग क्लास को लेकर हमारे मन में कुछ शंकाएं पैदा होती है। और रूलिंग क्लास को लेकर जब मैंने कहा तो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी उसका रिफ्लेक्शन हो सकती है। ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल पार्टीज का मैकेनिज्म जो है, वो भी एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है। और ये रिफ्लेक्शन में इलाइट क्लास अपनी गवर्नेंस मैकेनिज्म या डोमिनेंट गवर्निंग मैकेनिज्म अपने पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम के माध्यम से सामने रखता है। आपको पता है कि 1967 तक जब एक लेवल का डोमिनेंस था, पॉलिटिकल डोमिनेंस था, तो एक तरह की जर्नी आपको दिखती नजर आती थी। लेकिन 77 के बाद या 70 के बाद इसमें बड़े भारी बदलाव आ गए और बड़े भारी बदलाव के कारण आपको फिर प्रजातंत्र को लेकर 75 में भी बड़ी चिंता करनी पड़ी थी, जो 26 जून 1975 की याद दिलाती है। अब 26 जून 1975 की जो आप बात पुराने जो मजे हुए साथी है उसको समझते हैं कि क्या है कि भारत में भारतीय संविधान और प्रजातंत्र एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ के लिए बनाया था, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ लोगों ने इसको तानाशाह में परिवर्तित करने की कोशिश की थी। तानाशाह का मतलब जरूरी नहीं कि हम पूरा क्या पूरा ऑटोक्रेटिक रूल समझे। तानाशाह का मतलब यह है कि हम किसी ढांचे के साथ बंधे नहीं होंगे, हमारे अपने पावर के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होंगे और इसी तरह का गवर्नेंस मैकेनिज्म हमें पसंद होगा। इस तरह की कोशिश 1977 से लेकर 80 तक बड़े पैमाने पे चली। इसके लिए जुडिशरी का भी गैर इस्तेमाल करने की कोशिश हुई। सारे गवर्निंग मैकेनिज्म को डिवैल्यूशन करने का पुरजोर कोशिश उस पीरियड में भी हुआ, लेकिन फिर भी 1980 के बाद फिर संवरने की कोशिश होती है। और इसका क्रेडिट भारत के अनपढ़ गवार वोटर भी है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो कि आजकल लोग समझते हैं कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, वोटर भी पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। वो पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान इसकी एक बड़ी अचीवमेंट है, एक बड़ी विशेषता है कि ये किसी तानाशाह को पनपने नहीं देता। ये किसी तानाशाह को पनपने नहीं देता। अब इस मुद्दे की चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको आज बहुत से लोग वर्तमान संदर्भ में तानाशाह की तरफ हमारे बढ़ते हुए कदम इसको समझकर जब हम इस बात की तरफ देखते हैं तो मैं आपको यहां क्लियर कर दूं। एक बात हमें समझनी चाहिए, हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्वीकारा है, हमने पार्लियामेंट्री मेजॉरिटेरियन रूल को नहीं स्वीकारा है। भारतीय संविधान पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी सिस्टम को स्वीकार करता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्वीकार करता है, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब यह नहीं है कि पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी का रूल आपके ऊपर होगा। वर्तमान समय में भारत का प्रजातंत्र इसलिए खतरे में है कि बहुत से लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी के कंसेप्ट को लेकर समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। इसके संदर्भ में एक ग्लोबल स्टडी रिपोर्ट है 2021 का, 2022 का है, और कई सारी इंडिपेंडेंट संस्थाओं ने उन्होंने इसके बारे में एक रिसर्च किया है। वो रिसर्च ये कहता है कि ये ग्लोबल लेवल की एक इंक्रीजिंग टेंडेंसी है कि जिनको भी पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म में अपने आप को बैकअप मिला है, मौका मिला है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बहाने मौका मिला है, दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दैट सिस्टम इनटू अ पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी। भारत के सामने यही एक बड़ा चुनौती है। बाबा साहब की इस बात को, तथ्य को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत भी पीछे जाकर संविधान सभा में बाबा साहब की इस संदर्भ की बात को अगर याद करें तो बाबा साहब ये भी कहते हैं ना
कि कितने पॉलिटिकल दल ऊपर उठकर अपने निजी इंटरेस्ट को देश के इंटरेस्ट के ऊपर रखेंगे, अबाउ द नेशन। उनका एक अपना निजी इंटरेस्ट होगा। आज यही सवाल बड़ा है कि क्या आज यहां का रूलिंग पॉलिटिकल फोर्स अपने आप का निजी इंटरेस्ट देश के इंटरेस्ट से ऊपर रख रहा है, और देश के इंटरेस्ट के जब ऊपर रख रहा है तो क्या उसके लिए वो पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी का इस्तेमाल कर रहा है? और उसका जवाब यस में आता है, उसका जवाब हाँ में आता है। और जब उसका जवाब हाँ में आता है तो हमें भारत का प्रजातंत्र खतरे में जरूर नजर आता है। अब यहां जब भारत के प्रजातंत्र की खतरे की हम बात ही कर देते हैं तो मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा कि पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी के आधार पर गवर्नेंस करना ये होमोजीनियस स्टेट में एक इजी रास्ता होता है, लेकिन जहां कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं, हिट्रोजीनियस सोसाइटी होती है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी में अगर विल ऑफ डोमिनेंट क्लास या कास्ट या अपने संदर्भ में एक वर्ग कहिए, वो डोमिनेंट विल अगर दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करता है तो फिर वहां का प्रजातंत्र एक स्मूथ एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे काम नहीं कर सकता। आज हमें वही देखने को मिल रहा है कि नॉर्मली प्रजातंत्र के सिंबल होते हैं, रूल ऑफ लॉ एक सिंबल होता है, गुड गवर्नेंस एक सिंबल होता है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का सरकार का गवर्नेंस सिंबल अगर कहूंगा या आपको पूछूंगा तो आप रूल ऑफ लॉ के बजाय बुलडोजर को सामने करेंगे और कहेंगे बुलडोजर हमारा सिंबल है। सच है या गलत है? सच है या गलत है? अब उत्तर प्रदेश के लोगों में बोलने में हिम्मत कम हो सकती है, मैं समझ सकता हूं आपकी मुसीबत, मैं आपके मुसीबत को समझता हूं। अब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म या डेमोक्रेटिक सिस्टम का सिंबल क्या है? सिंबल है बुलडोजर। कुछ स्टेट में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का सिंबल क्या है, मॉडल क्या है? यूएपी है। कुछ स्टेट में डेमोक्रेटिक सिस्टम का सिंबल क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी समझते हैं ना, आजकल काफी पॉपुलर है, ईडी है। अब ये जब भारत के प्रजातंत्र में नए नए सिंबल उभर कर आने लगे हैं, उसमें से अभी पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन के सिंबल टाइम पर एक नया सिंबल लेके आए थे तमिलनाडु से, वो रखा गया, क्या नाम है उसका? सिंगल। अब वो सिंगल लेके आए, अब सिंगल बहुत कम पड़ रहा था इसलिए उसके साथ 250 साधुओं की फौज लेकर आए, वो भी एक नया सिंबल था। अब ये इमर्जिंग न्यू सिंबल्स ऑफ द गवर्निंग मैकेनिज्म इन इंडिया, ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं प्रजातंत्र खतरे में है, ये डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये जब सिंबल दिखाते हैं तो उसके भी पीछे कोई पॉलिसी होगी, उसके भी कोई नीति होगी, और नीति बिना नीति के तो ये नहीं हो सकता, बिना कोई सोची समझी बात की तरफ से ये नहीं हो सकता। मैं यहां के लेवल पे आपको एक उदाहरण दूंगा। आप जानते हैं 2014 का जो पहला लोकसभा का इलेक्शन रहा, उसमें कारपोरेट पॉलिटिक्स की बड़े लेवल पे शुरुआत हुई 2014। अभी उसके पहले भी कई सारे चुनाव हुए, लेकिन कारपोरेट इलेक्टोरल मैकेनिज्म ये 2014 में हमें पता चला। फिर उसके साथ एक कारपोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया, ये दूसरा माध्यम हमें पता चला। अब मीडिया की, पूरे इंडिया की मीडिया की अगर उसकी ओनरशिप अगर हम देखते हैं तो ओनरशिप से पता चलता है कि जो भी मीडिया सही सोसाइटल रिफ्लेक्शन देने की कोशिश करता है
उसको अगले दिन कोई ना कोई खरीदता है, उसको अगले दिन कोई ना कोई खरीदता है। और सोशल मीडिया पे तो इसकी बात यहां तक पहुंच गई थी, आपने भी पढ़ा होगा कि नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि हम लोग जिनको चुनकर देते हैं वही सरकार चलाते हैं, वही गवर्नेंस करते हैं, और उसमें हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, स्टेट लेवल पे एमएलए होते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतने होते हैं कि उनको हम चुनकर देते हैं, इसीलिए उनके माध्यम से गवर्नेंस होता है। ये हमारी एक समझ है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की यह समझ है कि द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल आर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द एडल्ट फ्रेंचाइज, और वोटों के अधिकार के माध्यम से जीते जाते हैं। अब मुझे यहां आपको थोड़ा बहुत एक अलग बात आपके सामने लानी है कि सरकारें सिर्फ हमारे वोटों पर बनती है, ये अभी दिमाग से निकालने का टाइम आ गया है, दिमाग से निकालने का टाइम आ गया है। अब ये मैं जब कह रहा हूं तो सबूत के तौर पे दो बातें रखता हूं आपको। नेपाल में प्रचंडा नाम के प्राइम मिनिस्टर है, और उनका एक 6 महीने पहले बयान आया था। वो बयान इस तरह का था कि नेपाल में हमारी सरकार बनने के लिए भारत के एक किसी उद्योगपति ने अगर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हमारी सरकार नहीं बनती। अब ये प्रचंडा का जो स्टेटमेंट है काफी सोचने के लिए मजबूर करा देता है। इसी तरह महाराष्ट्र, जहां से मैं आता हूं, बॉम्बे से, वहां के भी कुछ पॉलिटिशियन लोगों ने कहा कि 2019 के असेंबली चुनाव के बाद, जिसको मैं भी एक कैंडिडेट था ठाकरे के खिलाफ, आई वॉज द कोएलिशन कैंडिडेट, 2019 में महाराष्ट्र में जब सरकार नहीं बन रही थी तो बीजेपी अपोजिशन पार्टी जो बनी वो और रूलिंग पार्टी के कुछ लोग मिलकर किसी इंडस्ट्रियल एम्पायर के हाउस में घर में बैठकर तय कर रहे थे कि सरकार किसकी बनेगी। मुझे आपसे यह कहना है कि हम आम वोटर ये ना समझे, जिसकी वैल्यू हम संवैधानिक दायरे में रहकर बताते, 1 वोट 1 वैल्यू, ये जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल परिभाषा है उसके आधार पर सरकार बनती है, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन आज हालात इस तरह से बने हैं कि कोई इंडस्ट्रियल हाउस, कोई बिग कारपोरेट हाउस, कोई बड़ा पूंजीपति, उद्योगपति, धन्ना सेठ अपने घर में बैठकर तय करता है कि आपकी सरकार किसकी होगी। अब अगर ये स्टेट ऑफ अफेयर आया है तो क्या ये लोगों का प्रजातंत्र है? क्या ये संविधान ने डिफाइन किया हुआ डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म है? और ये बड़े दायरे में आजकल चल रहा है, बड़े लेवल पे चल रहा है। इसलिए जो संविधान का प्रस्तावना को लेकर अभी हमने ग्रहण किया, लेकिन उसमें भी पढ़ते वक्त आप लोगों ने पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया। मैं ध्यान से सुन रहा था क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का प्रोफेसर रह चुका हूं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 20 साल पढ़ाया है। तो पंथ निरपेक्ष ये शब्द का इनकॉर्पोरेट अभी का ये वर्तमान की नई डेवलपमेंट है। इसके पहले पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, ये धर्म निरपेक्ष शब्द था। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इसके कारण वो पंथ निरपेक्ष शब्द आ गया, जिसको अभी हमारे सामने उद्घोषित किया गया था। तो ये जो लोग हैं कि नई तरह का एक मैकेनिज्म चाहते, एब्सोल्यूट कंट्रोल चलना चाहते, वो लोग अब कारपोरेट के मदद से प्रजातंत्र को चलाना चाहते हैं। यहां आपको मैं याद करा दूंगा, इसका एहसास अगर किसी बड़े लेवल के अपने में से पैदा हुए नेताओं को हुआ था तो वो नेता था कांशीराम साहब, जिनको इसका एहसास हुआ था। उनको एहसास हुआ था, और उनको एहसास हुआ था इसलिए पराचा जी, मैंने उनके साथ नजदीक से काम किया है DS4 के जमाने से लेकर। उन्होंने एक बार भारत का प्रजातंत्र का डिस्क्रिप्शन करते वक्त कहा, व्हाट इज द इंडियन डेमोक्रेसी? और उन्होंने कहा, इंडियन डेमोक्रेसी इज नथिंग बट अ गेम वेयर रिच मैन नोट्स मैनिपुलेट पुअर मैन वोट्स।
धन्ना सेठों का पैसा गरीबों के वोटों को लूट करता है, क्या इसको हम प्रजातंत्र कहेंगे? क्या वो प्रजातंत्र हमारे सामने बना बैठा है? और ये जब वर्तमान समय के चैलेंज को हम देखते हैं तो आपको ये भी स्वीकार करना होगा कि डेमोक्रेसी के नाम पर कोई विशिष्ट क्लास या वर्ग हमारे ऊपर हावी तो नहीं होना चाहता, और हावी तो नहीं होना चाहता उसका फिर एक बार प्रैक्टिकल थियोरी पढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन कॉन्क्रीट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके सामने रखना एक दूसरी बात है। मैं उस उदाहरण के मिसाल के तौर पर एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। वर्तमान पार्लियामेंट के अंदर 543 इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर, 543। ये 543 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए पॉलिटिकल आरक्षण है, जो कोई नहीं कहता इसको बंद करो, और कोई सरकार भी नहीं कहती कि इसको बंद करो। बाकी बंद करो, शिक्षा का बंद करो, नौकरी का बंद करो, लेकिन ये एक ही आरक्षण है जिसको देश में कोई विरोध नहीं करता। क्यों नहीं करता इसको भी थोड़ा समझ लो। कोई नहीं करता, अपने आप 10 साल में बढ़ता है, और अभी भी 2029 तक लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मोदी जी की मेहरबानी से 10 साल के लिए आगे चला गया। पासवान जी फक्र के साथ कहते थे हमने बढ़ाया, वो एक अलग बात है, ये अपने आप बढ़ता है। अब ये 543 में शेड्यूल कास्ट के 84 रेडीमेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ट्राइब के 47 है, और ये दोनों मिलके 131 है, 131। अब मेरा आपसे सीधा सवाल है कि यह 131 जो पार्लियामेंट में जाते हैं SC ST के नाम पे, उनकी जिम्मेदारी किसके प्रति है? उनकी कमिटमेंट किसके प्रति है? क्या उनका पार्लियामेंट के अंदर का अस्तित्व संवैधानिक ओरिजिनल कंसेप्ट के साथ है, क्या वर्तमान रूलिंग फोर्स के साथ है? और अगर उनका जो अस्तित्व है, अगर वो संविधान की ओरिजिनल परिभाषा के साथ नहीं है, तो उनका होना न होना मतलब क्या है? उनका होना न होना मतलब क्या है? तो ये 131 543 में से माइनस करिए, 543 से 131 माइनस करिए। अब दूसरा मिसाल ले लो, भारत का मुस्लिम तबका समाज लगभग 14% इतना तो आता है, टोटल माइनॉरिटी 18% 19% काउंट होती है, उसमें से बड़ी रिलीजियस माइनॉरिटी के तौर पर मुस्लिम तबका है। अब मुस्लिम तबका का 14-15% तो है ही 2011 डेटा। अब इस मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन भारत के प्रजातंत्र के माध्यम से पार्लियामेंट के अंदर एक लोकसभा में 49 तक पहुंचा था, 49, दैट वाज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन। अभी कितना है? 24 है, 25 हो गया, लास्ट 24 था, अब 25 है। तो मुझे बताइए कि जो तबका भारत के सामाजिक ढांचे का 15% है, उसका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर लगभग 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, उसका कभी भी 50 के ऊपर नहीं गया, और वर्तमान में 25 है जो 4% के बराबर है। मेरा सवाल यह है कि क्या भारत का प्रजातंत्र सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का है? क्या इसमें रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नजर आता है? दूसरा एक मिसाल आप ले सकते हैं, ओबीसी सेंसस को लेकर देश में बड़ा माहौल है, बिहार ने एक गेट खोला, उसकी भी बड़ी चर्चा। ओबीसी सेंसस को लेकर वर्तमान पार्लियामेंट की सरकार या सेंटर की सरकार, उनका होम मिनिस्टर आता है, कहता है कि हम नहीं करेंगे, वी विल नॉट हैव, नहीं करेंगे। जबकि जिनको थोड़ा बहुत बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन का पता है, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट का गैजेटियर होता है, उसमें उस डिस्ट्रिक्ट में सारे लोगों की जानकारी होती है, इवन लोग छोड़िए, गधे घोड़ों की जानकारी होती है, सुअर की जानकारी होती है,
किसकी नहीं जानकारी होती? तो भारत सरकार डरती क्यों है? डरती क्यों है? अब डरती है तो वर्तमान लोकसभा के अंदर जो अपने आप को पिछड़ों के नेता कहते हैं, ओबीसी के नेता कहते हैं, ऐसे 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कितने? 137। ये 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जब ये अपने प्रदेश में जाते हैं तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमारी जनगणना होकर रहेगी, लेकिन जब ये पार्लियामेंट में जाके तो गूंगे बहरे बनकर पॉलिटिकल सेव के बेहतरीन उदाहरण नजर आते हैं, पॉलिटिकल बॉन्डेड लेबर बनके बेहतरीन उदाहरण नजर आते हैं। तो मेरा यह सवाल है कि 131 ये SC ST के, 137 ये OBC के और 15% मुस्लिम। तो मेरा यह सवाल है, भारत का प्रजातंत्र किसके कब्जे में है? भारत का प्रजातंत्र किसके कब्जे में है? क्या प्रजातंत्र के नाम पर कुछ गिने चुने तबके के क्या हमारे ऊपर गवर्नेंस नहीं कर रहे? क्या हमारे ऊपर डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी के नाम पर गवर्नेंस नहीं कर रहे? और अगर कर रहे हैं तो सीधा सीधा सवाल है कि क्या यह सही प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है? और उसका जब जवाब ढूंढते हैं तो हमें मिलता है उदाहरण कि यह प्रजातंत्र नहीं होता है। उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। परिणाम क्या है? परिणाम आपको सामने है कि 2014 में एक दूसरे बात की शुरुआत हुई थी कि हमें इस तरह का स्टेट मैकेनिज्म चाहिए जिसमें स्टेट का रोल बहुत कम होगा और बाकी लोगों का रोल ज्यादा होगा। वी विल हैव मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो था। लेस गवर्नमेंट, मोर गवर्नेंस। अब ये लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस ये हमारे दिमाग में सवाल खड़ा करता है, देन हु इज गोइंग टू गवर्न? हु इज गोइंग टू गवर्न? नेचुरली जब गवर्नमेंट विड्रॉ हो रहा है तो प्राइवेट आर्मी हावी होती है। प्राइवेट आर्मी अलग तरह से होती है जो कभी सोशल पुलिसिंग का भी काम करते हैं। हमारा स्टेट ये सोशल पुलिस स्टेट नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ का स्टेट है। लेकिन जब प्राइवेट आर्मी आगे बढ़ती है तो सोशल पुलिसिंग ज्यादा बढ़ती है। फिर आप खाओगे क्या, आपके फ्रिज में क्या है, आपने पहना क्या है, ये जब बातें आती है ये फॉल आउट है उसके, ये उसके परिणाम है। और ये परिणामों के कारण कई लेवल पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल का डिवैल्यूएशन होना स्वाभाविक है। डिवैल्यूएशन की दो बातें मैं सामने रखता हूं। महिला आरक्षण बिल का मुद्दा आया था, आप लोगों ने टीवी डिबेट सुनी होगी, पेपरों में पढ़ा होगा। ठीक है, लॉन्ग पेंडिंग एजेंडा था, वन स्टेप अहेड करके हम एक्सेप्ट भी करते, कोई बात नहीं। वैसे सारी महिलाएं को हम एक्सप्लॉइटेड क्लास के उसी क्लास का रूप मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 50% महिलाएं हैं तो फिर उसमें भी जो प्रावधान है वही मुद्दा फिर आता है कि क्या ये रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के रूप में बनता है, उसमें भी फिर कमी नजर आती है। और उसी के समय में कुछ लोगों ने जो पार्लियामेंट में स्पीचेस दिए तो उसमें कई लोगों के स्पीचेस के दरमियान यह सामने आया कि हमें इस तरह का गवर्नमेंटल मैकेनिज्म चाहिए जिसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। पाबंदी गवर्नेंस लेवल के ऊपर आई थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, बेसिक स्ट्रक्चर थियरी के माध्यम से। यह सुप्रीम कोर्ट ने एक लगाम लगाया था उस वक्त की बेलगाम सरकार को। कौन सी बेलगाम सरकार उस वक्त थी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और उसको लगाम लगाने के लिए एक ये थियरी इवॉल्व हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के माध्यम से, जिसका नाम बेसिक स्ट्रक्चर थियरी नाम है। अब अपने पार्लियामेंट के अंदर ऐसी कोई थियरी ही नहीं होनी चाहिए, सरकार के ऊपर कोई लगाम ही नहीं होनी चाहिए। इस तरह की एडवोकेसी जब की जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा जो ओरिजिनल रूप से चेक्स एंड बैलेंसेस का है उसको गिराने की कोशिश शुरू हो रही है।
और जब कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा जो चेक्स एंड बैलेंसेस का है उसको अगर गिराने की बात हो रही है तो हमारा जर्नी कौन सी डायरेक्शन में है? हमारा जर्नी फ्रॉम मेजोरिटेरियन रूल टू डिस्पोटिक रूल, इस लेवल का जर्नी है। ये डिस्पोटिक रूल की तरफ का जर्नी है। और ये डिस्पोटिक रूल के हिसाब से फिर आपको क्या दिखता है? दिखता है, मैं और एक उदाहरण देता हूं। आपको मालूम तो है 2015 में एक प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के बड़े प्रोजेक्ट को लेकर एसबीआई ने $1 बिलियन का लोन दिया था। कितना दिया था? $1 बिलियन। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फंड इस्तेमाल किया गया था। अब ये कॉरपोरेट हाउस $1 बिलियन की स्टेट बैंक की पूंजी को इस्तेमाल करता है और वो करने के लिए डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर इंटरफियर करता है। तो मुझे बताइए, इंडियन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या आजकल आम आदमी के बजाय कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट लोगों को बढ़ावा देने में नहीं लगा है? और जब आपका स्ट्रक्चर कुछ गिने चुने इंडस्ट्रियल हाउसेस, कुछ गिने चुने पूंजीपति, उनके लिए अगर काम करता है तो भारत का लोकतंत्र कौन से लेवल पे पहुंचा है उसका जरा हम एक हिसाब किताब के लेवल पे देख लें। अब इस संदर्भ में मैं आखिरी उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आखिरी उदाहरण जो बहुत महत्वपूर्ण है, शायद उसका रेफरेंस आपको मिला है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन इसका रेफरेंस आपको डॉक्टर बाबा साहब के मई 9, 1951 ये पार्लियामेंट के अंदर उनका इस डेट को स्पीच हुआ था। 1951 में बाबा साहब लॉ मिनिस्टर है और लॉ मिनिस्टर होने के नाते पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 ये बन रहा था। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 पे बन रहा था। तब पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होना चाहिए और कौन कौन नहीं होना चाहिए इसकी एक चर्चा हुई थी। उस चर्चा के दरमियान उद्योगपति, कैपिटलिस्ट लोग, पूंजीपति लोग, क्या उनका कब्जा लोकतंत्र के ऊपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी चर्चा 1951 में पार्लियामेंट में हुई थी। बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे और कुछ लोगों ने एडवोकेसी की थी कि ये पूंजीपति लोगों को भी बड़ा मौका मिलना चाहिए। अब इसको जब मुद्दा बनाया गया तो बाबा साहब ने 9 मई 1951 को उसका जवाब दिया है। और वो जवाब में बाबा साहब ने क्या कहा है, ये उनका स्पीच का वो पार्ट मेरे पास है। और वो स्पीच में बाबा साहब कहते हैं कि भारत की संसद हर देश के लोगों के लिए खुली होनी चाहिए। हर समाज का तबका, उसका रिफ्लेक्शन वहां आना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। उद्योगपति क्लास का भी रिफ्लेक्शन आता है तो हमने वेलकम करना चाहिए। उसका अपना भी प्रतिनिधित्व आता है तो हमने उसका वेलकम करना चाहिए। लेकिन बाबा साहब आगे कहते हैं, लेकिन किसी भी हालत में भारत की पार्लियामेंट ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट नहीं बननी चाहिए। क्या शब्द है? किसी भी हालत में भारत की संसद ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट नहीं बननी चाहिए। मेरा आपसे सवाल है कि क्या वर्तमान भारत की पार्लियामेंट आपको एक ट्रूली डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट नजर आती है कि बाबा साहब का शब्द प्रयोग इस्तेमाल करते हुए वो एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट नजर आती है? फिर वही मुश्किल है। मैं समझता हूं जवाब देना काफी मुश्किल काम है, लेकिन एक संविधान का अभ्यासक होने के नाते मुझे ये क्लैरिफाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं है कि वर्तमान पार्लियामेंट हैज बिकम द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट।
और ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? यहाँ का कैपिटलिस्ट क्लास करता है, यहाँ का उद्योगपति क्लास करता है, यहाँ के इंडस्ट्रियल एम्पायर करते हैं, यहाँ के पूंजीपति करते हैं। तो भारत का प्रजातंत्र किसके लिए काम करेगा? तो भारतीय संविधान में जो टारगेट निश्चित कर रहे हैं उसके लिए नहीं काम करेगा, वो किसी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद करने के लिए काम करेगा। इसलिए भारत का संविधान खतरे में है। ऐसे कई खतरे, जैसे हिंदू नेशनलिज्म का खतरा है, कई सारे खतरे हैं जिनका जिक्र करना बाकी है, लेकिन एक ब्रॉड लेवल के लेवल पर मैंने एक थीम आपके सामने रखी है। आप सभी लोगों ने शांति से सुना। आप सभी का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।